हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ओपीसी। आईसीआई के मॉड्यूल से ओपीसी 1% कंपनी के जितने प्रोविजंस हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। देखते हैं क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले ओपीसी की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 में दी हुई है वो कहता है 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर। ओपीसी में सिर्फ एक मेंबर होता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम टोटल एक ही मेंबर हो सकता है। तो मेंबर के लिए कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम एक ही है, ओनली वन। डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर मिनिमम एक डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर मिनिमम कहाँ है? एक। तो मिनिमम कहाँ है? एक। तो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं? मे हैव मोर देन वन डायरेक्टर ओपीसी में। और ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी का टाइप है। अब आगे क्या प्रोविजंस हैं इसके? Laws with respect to formation of OPC provides that the memorandum of OPC shall indicate the name of other person मतलब nominee, who shall in the event of subscriber's death or his incapacity to contact become member of company। तो मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम होना चाहिए। ओपीसी के मेमोरेंडम में, एमओए में नॉमिनी का नाम होना चाहिए। वो नॉमिनी जो सब्सक्राइबर यानी सोल मेंबर जो है ओपीसी का, ओनली मेंबर, उसकी डेथ या उसकी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे ओपीसी का मेंबर बनेगा। तो ये मेंबर है, ये क्या है? नॉमिनी। नॉमिनी का नाम कहाँ पे है? एमओए में लिखा हुआ है। अब अगर ये मेंबर, इसकी डेथ हो जाएगी या इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। फिर क्या कहता है? द अदर पर्सन यानी नॉमिनी हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम shall give his prior written consent in the prescribed form and the same shall be filed with registrar of companies at the time of incorporation along with its memorandum of association and article of association। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो एमओए और एओए ये दोनों आरओसी के पास जाते हैं, आरओसी के पास सबमिट होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी ओपीसी का मेंबर होगा और वो नॉमिनी बनेगा तो नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट यानी नॉमिनी से रिटर्न कंसेंट लेनी है उसको नॉमिनी बनाने से पहले। नॉमिनी ने कहा, अपनी कंसेंट दे दी, हाँ मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, तो उस कंसेंट को हमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आरओसी के पास फाइल करना है। कब फाइल करना है? ओपीसी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। अब जब ओपीसी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होगा तो एमओए और एओए फाइल कर रहे होंगे, तो ये कहता है कि एमओए और एओए के साथ वो रिटर्न कंसेंट भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फाइल कर दो आरओसी को। इसके बाद क्या कहता है? सच अदर पर्सन यानी नॉमिनी में बी गिवन द राइट टू विदड्रॉ हिज कंसेंट। अब ये नहीं है कि उस नॉमिनी ने अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ मैं मेंबर बनना नॉमिनी बनना चाहता हूँ, बट उसको अपनी कंसेंट विदड्रॉ करने का भी पूरा राइट है। वो ये भी कह सकता है कि नहीं अब मैं मेंबर नहीं रहना चाहता, तो अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर सकता है, ये उसको राइट मिला हुआ है। फिर द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी यानी ओपीसी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू रजिस्ट्रार। ये क्या कह रहा है कि ऊपर वाले पॉइंट में नॉमिनी के पास क्या पावर थी? नॉमिनी का राइट था कि वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, यानी सीज टू बी नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। वो नॉमिनी नहीं रह सकता, ये उसके पास राइट है कि मैं अब नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट में क्या कहता है कि मेंबर के पास भी, जो सोल मेंबर है उसके पास भी राइट है, वो कभी भी नॉमिनी का नाम चेंज कर सकता है, बट उसको इसके लिए करना क्या होगा? उसको नोटिस टू कंपनी देना होगा, कंपनी को नोटिस देना होगा। कंपनी का मतलब क्या है? ओपीसी। ओपीसी को नोटिस देगा और ओपीसी क्या करेगी? द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू आरओसी, और ओपीसी आरओसी को इसके लिए इंटीमेट करेगी। तो जो सोल मेंबर है, एसएम सोल मेंबर, वो ओपीसी को इंटीमेट करेगा, नोटिस देगा, और ओपीसी क्या करेगी? आरओसी को इंटीमेट करेगी। इसके बाद एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन shall not be deemed to be an alteration of memorandum। जैसे कि एमओए में नॉमिनी का नाम है, नॉमिनी का नाम लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि अगर नॉमिनी चेंज होता है तो यहाँ से नाम हट जाएगा। पहले कोई नॉमिनी था, फिर उसकी जगह कोई और आ गया तो नाम चेंज हुआ, तो क्या कहता है? इसको अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज़ इंडियन सिटीजन। दो बात होगी, नेचुरल होना चाहिए,
इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी यानी सोल मेंबर। तो सोल मेंबर बनने के लिए 3 कंडीशन, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया, ये तीनों होने चाहिए। और कहते हैं कि शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी, और नॉमिनी के लिए भी ये तीनों कंडीशन है। तो सोल मेंबर और नॉमिनी कौन बन सकते हैं? जो कि पर्सन नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो और रेजिडेंट इन इंडिया हो। ये तीनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा वही एलिजिबल होगा सोल मेंबर बनने के लिए भी और नॉमिनी बनने के लिए भी। तो दोनों के लिए 3 कंडीशन हो गई। अब एक्सप्लेनेशन दी हुई है। रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो पर्सन 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 182 डेज, नॉट लेस देन 182, 182 से कम नहीं होना चाहिए, तो यानी एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में स्टे होना चाहिए उसका। तो रेजिडेंट इन इंडिया की ये वाली कंडीशन है कि 182 डेज उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में स्टे होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और नॉमिनी और सोल मेंबर दोनों के लिए ये कंडीशन तीनों। इसके बाद क्या कहता है? अ नेचुरल पर्सन shall not be a member of more than one OPC at any point of time. A natural person shall not be a member of more than one OPC at any point of time. एक नेचुरल पर्सन है, वो दो ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता, एक बार में एक ही ओपीसी का मेंबर होगा। इसके बाद एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी, और वही पर्सन उसी टाइम पे, सेम टाइम पे 2 ओपीसी का नॉमिनी भी नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर अगर एक्स है, मिस्टर एक्स एक ओपीसी में मेंबर है और दूसरी ओपीसी में नॉमिनी है, ये चल जाएगा। इसमें मेंबर है और इसमें नॉमिनी है, सेम टाइम पे ये चल जाएगा। एक में मेंबर है, एक में नॉमिनी है, ये चल जाएगा। बट दोनों में मेंबर है या दोनों में नॉमिनी है, ये नहीं चलेगा। इसके बाद क्या कहता है? वेयर अ नेचुरल पर्सन being member in OPC becomes member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall meet eligibility criteria as given in point above within a period of 182 days. ये क्या कहता है कि एक पर्सन है, मिस्टर एक्स है, वो इस वाली कंपनी में सोल मेंबर है ओपीसी में, दूसरी में वो नॉमिनी थे, लेकिन यहाँ का मेंबर जो सोल मेंबर था दूसरी वाली ओपीसी का, वो अब डेथ हो गई या इनकेपेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी रीज़न था, तो इस नॉमिनी को, मिस्टर एक्स को ही अब यहाँ पे सोल मेंबर बनना पड़ा। तो यहाँ के तो थे ही मेंबर वो, और अब इनको यहाँ का भी बनना पड़ा। तो क्या कहता है? अब 2 कंपनी के तो 2 ओपीसी के मेंबर नहीं रह सकते एक बार में, मिस्टर एक्स 2 कंपनी का मेंबर नहीं रह सकता ना। तो क्या कहता है कि मिस्टर एक्स को अब यहाँ भी मेंबर बन गया, यहाँ भी मेंबर बन गया, तो मिस्टर एक्स को 182 डेज दिए जाएंगे एलिजिबल होने के लिए। वो क्योंकि एक ही ओपीसी के मेंबर रह सकते हैं, तो उनको अपने आप चूज करना होगा कि वो कौन सी ओपीसी के मेंबर रहेंगे, क्योंकि एक बार में एक नेचुरल पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर रह सकता है। तो अगर दोनों के बन गए हैं तो 182 डेज मिलेंगे उनको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, मतलब इस डिफॉल्ट को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या कहता है? नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी। तो माइनर तो ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर भी नहीं होल्ड कर सकता ओपीसी के, और कैन होल्ड शेयर्स विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कोई भी माइनर ऐसा नहीं कर सकता, ना मेंबर बनेगा माइनर, ना नॉमिनी होगा, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर भी नहीं होल्ड कर सकता। फिर क्या कहता है? सच कंपनी यानी ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी अंडर सेक्शन 8। तो जो ओपीसी है वो एज सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती, और ना ही ओपीसी बाद में सेक्शन 8 में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ओपीसी ना सेक्शन 8 कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, और ना ही इसको कन्वर्ट किया जा सकता है सेक्शन 8 कंपनी में बाद में। दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टेन केसेस। बट हाँ, ये प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, सेक्शन 8 में नहीं हो सकती,
सेक्शन 8 में क्या है, नहीं हो सकती, बट प्राइवेट और पब्लिक में हो सकती है। द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन इज गिवन इन रूल 6 एंड 7 ऑफ चैप्टर 2। तो ये इसका कन्वर्जन का प्रोसीजर रूल 6 और 7 में दिया हुआ है चैप्टर 2 के, कंपनीज एक्ट 2013 के। फिर क्या कहता है, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये ओपीसी कोई भी ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती और किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। फिर क्या कहते हैं, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। अभी हमने एनी काइंड ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती ओपीसी अपनी इच्छा से वॉलंटरली। बट हो किस किस में सकती है, अब हमने पढ़ा था 8 में तो नहीं हो सकती, प्राइवेट में और पब्लिक में हो सकती है, बट उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं। तो ये कहता है कि ओपीसी अपनी इच्छा से किसी भी दूसरी कंपनी के टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकती अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर एक ओपीसी, कोई भी ओपीसी है, वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर होना चाहती है तो नहीं हो सकती जब तक कि 2 साल ना हो गए उसके इनकॉर्पोरेशन को। इनकॉर्पोरेशन के बाद 2 साल एक्सपायर नहीं हो गए तब तक प्राइवेट में नहीं, पब्लिक में नहीं या किसी और टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बट इसका एक एक्सेप्शन है, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख रुपीज़, 50 लाख से ज़्यादा उसकी पेड अप शेयर कैपिटल चली गई और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़ और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा चला गया। तो यह कहता है कि ओपीसी अपनी इच्छा से किसी भी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती जब तक कि 2 साल एक्सपायर ना हुए हों। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर ओपीसी का जो क्या है पेड अप शेयर कैपिटल वो 50 लाख से एक्सीड कर गया किसी ईयर में और उसका टर्नओवर जो है वो टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गया किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या कहते हैं, ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल एक ओपीसी है, प्रोविज़न क्या कहता है कि 2 साल जब तक नहीं हो जाते एक्सपायर तब तक वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन उसका ना फर्स्ट ईयर में ही 50 लाख से पेड अप शेयर कैपिटल और 2 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड कर गया, तो फर्स्ट ईयर में हो जाएगी, यस ऑफ कोर्स हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी वो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोविजंस ऑफ ओपीसी।